स्टोक लॉ भाई फिर से देख लें एक बार। स्टोक लॉ क्या है हमारे पास? स्टोक लॉ एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो स्टोक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई। किसी भी एक स्मॉल साइज की बॉडी को जब हम किसी भी लिक्विड में डालते हैं, किसी भी विस्कस मीडियम में डालते हैं, तो वो विस्कस मीडियम की लेयर उसकी स्पीड को क्या कर देती हैं? चेंज कर देती हैं। चेंज भी कैसे करती हैं कि जब वो नीचे की तरफ जाता है तो ये सारी लेयर्स इसके अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? अगर वेलोसिटी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होगी तो उसके इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज हो जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब ऐसा होगा तो जो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो जितना ऑब्जेक्ट कहीं पे भी डेप्थ में जाता है उसकी वेलोसिटी हमें कैसे होती हुई नजर आती है? डिक्रीज। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। इन सभी को ऑब्जर्व करके हम स्टोक लॉ को पढ़ते हैं। स्टोक लॉ से हमें यहाँ पे क्या मिल गया? एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। एक फोर्स मिल गया ना, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टोक लॉ, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्टोक लॉ मेन जो है। अकॉर्डिंग टू स्टोक लॉ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसका है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ विस्कस मीडियम। आपका विस्कस फ्लूइड का है ना ये, इसके लिए डिपेंड सम फैक्टर। पहला फैक्टर क्या कहता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। पहला जो फैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्लूइड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। मींस जो फोर्स है वो विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग होगा। अगर उस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा? ज्यादा ही रहेगा। तो कैसा रिलेशन हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। सेकंड फैक्टर। सेकंड जो फैक्टर रहता है, जो बॉडी हमने इस मीडियम के अंदर डाली है ना, जो इसके अंदर जा रही थी, इसकी रेडियस। जो सेकंड फैक्टर रहता है, जो भी बॉडी हम लिक्विड में डाल रहे हैं उसकी रेडियस। क्यों? क्योंकि सबसे मेन यही है कि इस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने ऐसी बॉडी को पानी में डालना है जिसका साइज स्मॉल हो, शेप लगभग स्पेरिकल हो, ठीक है, या फिर स्मूथ सरफेस हो, इस टाइप का। पत्थर वगैरह हैवी चीजें डालेंगे तो कंपैरिजन कम पता चलेगा। हालांकि होता तो है लेकिन नजर आता है। तो प्रैक्टिकली जब करेंगे तो हम स्मॉल बॉडी यूज करेंगे। तो किसके लिए? इस स्फीयर की रेडियस। तो सेकंड फैक्टर क्या है? फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है। थर्ड भाई, थर्ड फैक्टर जो मेन है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो है वेलोसिटी। किस पे डिपेंड करता है? स्टोक लॉ उस ऑब्जेक्ट की खुद की वेलोसिटी जो होगी उसके ऊपर। एक ऑब्जेक्ट हमने ऊपर से डाला, वो भी तो अपनी एक वेलोसिटी बनाएगा ना, और उस वेलोसिटी पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है, किसी की ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट ये डिफाइन करेगा कि उसकी वेलोसिटी कैसी है। तो नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लूइड डिपेंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ये वाला जो बॉडी हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो वाला। सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है। सारे फैक्टर को मिला के एक फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है जिसको बोलते हैं स्टोक लॉ फोर्स।
ये कौन सा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या लिखेंगे? एफ लिख दिया हमने, तो ये है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसके लिए? स्टोक लॉ के लिए। ये इक्वल होता है, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये किस किस के? विस्कोसिटी के, रेडियस के और वेलोसिटी के। दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज ए कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज डायमेंशनल कांस्टेंट। जो आपके पास बीच में कांस्टेंट आया है ना, ये उस मीडियम की डायमेंशन फॉर्मूले से बनती है। और यहाँ पे एकमात्र ऐसा टॉपिक जहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले के कंपैरिजन से हम ये निकालते हैं कि लॉ किस तरह से इक्वली अप्लाई किया जाता है। तो इसको हम ध्यान से करेंगे भाई। और यहाँ से आपको डायमेंशन फॉर्मूले की एक और ट्रिक मिलेगी, एक और टाइप मिलेगा जिसमें हम डायमेंशन फॉर्मूले का कंपैरिजन कैसे करते हैं, मींस कोई और फॉर्मेशन जिससे डायमेंशन फॉर्मूला सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? डायमेंशन कांस्टेंट। और ये डायमेंशन कांस्टेंट हमारी इक्वल होती है 6 पाई की। किसके इक्वल होती है? तो पूरा फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? F इज इक्वल टू 6 पाई विस्कोसिटी आर वी। ये है आपका स्टोक लॉ। क्या बोलेंगे इसको? स्टोक्स लॉ। लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला इस फोर्स के बराबर है कि नहीं, क्या इनकी डायमेंशन जो कांस्टेंट डायमेंशन है वो इस डायमेंशन के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करने के लिए ऑफ स्टोक लॉ क्या करें? इसको तो कांस्टेंट पुट कर लें, इस निट्टा की डायमेंशन मान लिए, आर की डायमेंशन मान ली बी और वी की डायमेंशन मान ली सी। क्योंकि हमें पता नहीं है तो उन तीनों की हमने डायमेंशन क्या क्या मान ली? ए बी सी। और इनकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर हो जाएगी कि नहीं? तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डायमेंशन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो डायमेंशन फॉर्मूले हमें चाहिए। तो प्रूफ करने के लिए पहले चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का। बोले m1 t माइनस बराबर है के कांस्टेंट। कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला निट्टा का कल निकाला था, m1 l-1 t-1। r के लिए रेडियस का फॉर्मूला l1, ठीक है, और वेलोसिटी के लिए l1 t-1। डिस्टेंस बाय में टाइम, बन गया डायमेंशन फॉर्मूले। सेम यूनिट, इसकी डायमेंशन बाहर कितनी है? इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? सी। जब हम निकालेंगे तो ये डायमेंशन जो आएगी उनको इनके डायमेंशन के बराबर रख सकते हैं ना, अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो करो सोल्व भाई, पहले इसको सोल्व करना है हमने। पहले करें निट्टा की डायमेंशन m1 l-1 t-1। बाहर क्या था? सोल्व कर लो इसको, a के साथ मल्टीपल करवाओगे तो ma l-a t-a बन गया। अगला रेडियस का l है, बाहर क्या है? इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? lb। ठीक है, अगला क्या था हमारा? l1 और बाहर क्या था? c की प्रोडक्ट करवा दो lc। आगे उठा के पुट कर लो फॉर्मूले में। पहले फॉर्मूला ma l-a t-a, ठीक है, इनटू में अगला l की डायमेंशन क्या आ गई? b, इनटू में वेलोसिटी की क्या आ गई? lc t-c। सेम सेम वालों को इकट्ठा कर लो। मल्टीपल में है तो बेस क्या हो जाते हैं? अगर बेस सेम है तो मल्टीपल में पावर क्या हो जाती है? ऐड। पहले m की निकाल लो। m के लिए क्या रहेगा? कुछ और है? नहीं है। l के लिए निकालो, -a + b + c, -a + b + c। आगे t के लिए निकालो, -a - c, -a - c। और ये डायमेंशन किसके बराबर है?
m1 l1 t माइनस 2 है कि नहीं बताओ। अगर बेस सेम है तो पावर को बराबर रख सकते हैं। तो देखें m की पावर यहाँ a है और यहाँ क्या है, तो क्या लिखें इसको, a इज इक्वल टू कितना है 1। अगला बोले l क्या है, माइनस a प्लस बी प्लस सी, l माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर है, ये भी किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो ये 1 रख दिया। अगला बोले, अच्छा ये मत रखना, अब यहाँ पे ये रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पूरा आप वो रख लेना। माइनस a प्लस बी प्लस सी, इनकी वैल्यू कितनी है 1। और अगला क्या था हमारा, हाँ टी के लिए क्या है, तो टी के लिए माइनस a माइनस सी किसके बराबर है, -2 के, माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू -2। अब हमें ये सोल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू रखूँ तो c की वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन a b c पहले यहाँ से निकालो, देखो माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू -2। पुट वैल्यू ऑफ a, पुट a इज इक्वल टू 1, a किसके बराबर पुट कर दें, पुट करोगे तो -1 माइनस सी इज इक्वल टू माइनस के, इसको इधर ले जाए, माइनस सी इज इक्वल टू -2 प्लस 1, कितना बचा -1, माइनस से माइनस, सी की वैल्यू आ गई, इधर लिखते जाएंगे, ए की वैल्यू तो 1 है ही, सी की कितनी आ गई 1 आ गई ना। अब अगले की निकाल लो, किसकी निकालनी, अब बी की निकालने, तो इसमें पुट कर दें, इसमें पुट करोगे किसमें, बी इक्वेशन में। बी इक्वेशन क्या है आपकी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू रखो प्लस बी निकालना है, प्लस सी की वैल्यू रखें इज इक्वल टू, ये प्लस का ये माइनस का, b इज इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे b इज इक्वल टू 1। थर्ड वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू, a b c की वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, अगर ये सभी किसके इक्वल हैं और 1 के, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टोक लॉ। बताओ क्लियर है क्या। एक है ना क्वेश्चन ऐसा लास्ट ईयर भी आया था आपका, स्टार्ट में ही था ये क्वेश्चन, जहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले अलग अलग दे रखे थे और उनमें आपको ऐसे ही कंपैरिजन करना था डायमेंशन यूनिट का। तो डायमेंशनल अगर यूनिट का हम कंपैरिजन करते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूले के नीचे के बेस बराबर कर लो, बेस बराबर होंगे तो पावर को क्या रख सकते हैं बराबर, और उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये वाला आपका डेरिवेशन रहता है स्टोक लॉ के लिए, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं ये बेस वाला। बताओ क्लियर है क्या, ये क्लियर है। तो ये रहता है आपका स्टोक लॉ। स्टोक लॉ किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हमें पता चल चुके हैं। स्टोक लॉ हमारा डिपेंड करता है किन किन फैक्टर के ऊपर, तो वो हमारे फैक्टर रहेंगे विस्कोसिटी, रेडियस, वेलोसिटी, और जो ये कांस्टेंट बन के आएगा ये हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट रहेगा, जो किसके बराबर रहता है 6 पाई। तो पूरा स्टोक लॉ का जो फॉर्मूला है ये वेरिफिकेशन देता है कि F इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा 6 पाई नीटा आर वी। ठीक है, ये रहता है ऐसे। तो यहाँ पे आपसे ये पूछे कि फोर्स की फैक्टर है वो किन पे डिपेंड करता है, तो फोर्स का फैक्टर पहले डिपेंड करेगा नीटा पे, सेकेंड फोर्स का फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा आर पे, थर्ड फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, और सभी के साथ जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है भाई, जिस विस्कस का जो मीडियम जितना गाढ़ा होगा ना उसमें आप चीज़ डालोगे उतनी धीरे धीरे जाएगी। धीरे धीरे जाने का रीज़न उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये रहेगा भाई आपका, हो जाएगा। जब ये कर लेते हैं तो हमें अब उसकी वेलोसिटी निकालनी कि उसकी वेलोसिटी होगी कितनी।
जो चीज़ नीचे जा रही है ना, वो कितनी वेलोसिटी से जा रही है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनल वेलोसिटी। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन फॉलिंग ऑब्जेक्ट in any viscous medium is called, क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनल वेलोसिटी। स्टाइल बड़ा आ रही है, ठीक है। क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी को सिंबल देंगे ना, वो वी टी ऐसे देंगे। सिंबल क्या देंगे इसको? वी टी, ठीक है। फैक्टर देख लें वही। अभी स्टोक लॉ ने क्या बताया है? कोई भी चीज नीचे जाएगी और जितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, वेलोसिटी उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी ना। क्यों? रीजन, वेलोसिटी के बढ़ने से फोर्स भी क्या हो जाता है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूव inside viscous medium, velocity is increase in increase with फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसका है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? ऑफ डिफरेंट लेयर। किनका है ये? लेयर का फोर्स है, ठीक है। क्योंकि ये डायग्राम में आपको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये पता चल जाए कि फोर्स किसका है। क्योंकि अब की बार एक पहले हम ला कर चुके हैं ना, उससे थोड़ा सा हटके चलेंगे। देखिए, ये आपके पास एक टैंक है और ये आपके पास विस्कस मीडियम है। इसके अंदर हमने एक लिक्विड भर रखा है जिसको हम कोई भी विस्कस मीडियम बोल देंगे, लिक्विड बोल देंगे। ये इस विस्कस की अपनी एक क्या है? डेंसिटी है। इस विस्कस की डेंसिटी, इस वाले की, इसको हमने मान लिया रो, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग मान लेना, इसको मान रखा है सिग्मा। विस्कस की जो डेंसिटी वो क्या मान रखी है? सिग्मा। इसके अंदर हमने एक बॉडी, स्पेरिकल बॉडी डाल दी जो नीचे की तरफ मूव कर रही है। नीचे की तरफ मूव करेगी तो इसका वेट किस तरफ होगा? इसकी जो डेंसिटी है ना, वो मान ली हमने सिग्मा। बुक में ऐसे मान रखी है। ये तो किसकी डेंसिटी है और ये किसकी डेंसिटी है? ऑब्जेक्ट डेंसिटी, ठीक है। ये रहेगी। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसका वेट कहाँ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। पहले इसका वेट ही निकाल लेते हैं। वेट ऑफ फॉलिंग स्पेरिकल बॉडी, क्या फॉर्मूला है? W इज इक्वल टू एम जी। एम क्या है? मास। मास को डेंसिटी में चेंज कर लो, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लिखूं? W इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू में, किसके लिए निकाल रहे हैं? स्पेरिकल बॉडी के लिए। स्पेरिकल की बॉडी की डेंसिटी क्या मानी है? रो मानी है। तो डेंसिटी रो इनटू में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जी। ये है सिग्मा, वो रो है। ये सिग्मा है, वो रो है, ठीक है। ये मान ली हमने डेंसिटी भाई।
अब डेंसिटी हमारे पास आ गई है यहाँ पे, इसकी वॉल्यूम और निकाल लें क्योंकि रेडियस भी डिपेंड करती है, तो मेन फैक्टर रेडियस का रहेगा। तो पूरा फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम क्या रहती है किसी भी स्फेरिकल बॉडी की, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में ग्रेविटी और इंटू में डेंसिटी। है क्लियर? सेकंड, अब देखो ध्यान से, इसके ऊपर इस लिक्विड को नीचे आने से इसकी सरफेस पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? थ्रस्ट। कौन सा होगा? थ्रस्ट। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला हमें पहले ही पता है, निकाल चुके हैं पीछे, तो वो भी निकाल लें। अप्लाइड बायोंट फोर्स U इज इक्वल टू, ये भी किसके बराबर होगा? mg के। m किसके बराबर है? वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। अब क्या ले लें इसकी? इंटू में g। ठीक है, अब वही वॉल्यूम रख दें किसकी? उसकी जितनी शेप के बराबर पानी हटाया है वही तो फोर्स लगाएगा, और इस शेप के बराबर हटाएगा तो ये शेप भी कैसी है? स्फेरिकल। तो पानी भी कौन सी शेप में हटेगा? स्फेरिकल में। U इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी इंटू में सिग्मा। सेकेंड इक्वेशन बन गई। थर्ड, अब इसमें यहां पे एक लेयर बनेगी क्या नहीं, और लेयर से लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? स्टोक फोर्स। कौन सा होगा? स्टोक लॉ का फोर्स अभी पड़ा है, और स्टोक लॉ का फोर्स जो यहां पे लगेगा इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बताओ ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? वेलोसिटी के अपोज में। कहां लगता है? वेलोसिटी के अपोज में लगेगा, तो निकाल देंगे फ्रिक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक लॉ। स्टोक्स लॉ, force of friction in upward direction उनकी भी डायरेक्शन लिख लेनी चाहिए थी हमें, ताकि ध्यान रहे कौन अपवर्ड में और कौन डाउनवर्ड में। तो F इज इक्वल टू किसके बराबर है? तीनों इक्वेशन बन गई। कौन कौन से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है? बायोंट फोर्स अप्लाइड अपवर्ड डायरेक्शन। वेट किस साइड में होता है? हमेशा डाउनवर्ड। तो सेम साइड वाले ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से? अपवर्ड अपवर्ड वाले ऐड कर दो, डाउनवर्ड वाले को बराबर, फोर्स फोर्स बराबर हो जाएगा। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहां पे लिखते हैं नेट अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स बाय में नेट डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो नीचे का टोटल फोर्स हम वेलोसिटी से निकाल लेंगे। चलो, अपवर्ड फोर्स में बोले कौन कौन सा है? F है, प्लस में U है, और डाउनवर्ड में कौन सा है? W है। फॉर्मूले बना चुके हैं, उठा के इसमें पुट कर दो। F का फॉर्मूला बोले पहले, स्टोक लॉ फोर्स न्यू R V के साथ क्या लिख दें? T। जो VT रिप्रेजेंट किया गया वो किसके लिए सिंबल दिया था? टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस U के लिए क्या फॉर्मूला बना था? 4/3 पाई आर क्यूब जी। क्या डेंसिटी ली थी हमने इसके लिए? सिग्मा। ये लो, इज इक्वल टू W फोर्स किसके बराबर था? 4/3 पाई आर क्यूब जी रो।
ठीक है। ये आर अगर छोटा ले रहे हो तो उनको भी छोटा लेना, ये आर बड़ा वो बड़ा ले रहे हो तो इस आर को भी क्या ले लेंगे, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी क्या है। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। अब डेंसिटी ये वाला सेम फॉर्मूले एक तरफ कर ले, स्टोक लॉ को एक तरफ रख लो, 6 पाई निट्टा आर वी टी इज इक्वल टू, इस तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस 4/3 पाई आर क्यूब जी। कोई कॉमन आता है कुछ उधर से, 4/3 पाई आर जी कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी। अंदर क्या बच गया, किस में से क्या माइनस हो रहा है, रो में से सिग्मा। ये ठीक है। इस तरफ क्या रह गया, एन वी टी, टी थोड़ा छोटा रखना नीचे, कहीं समझे कि भाई टाइम आ गया इसके अंदर ही, ये वी टी। हमें क्या निकालनी है, टर्मिनल वेलोसिटी वी टी, बाकी सारा उठा के उस तरफ ले जाओ। वी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी डिवाइड में इधर 6 पाई इंटू आर इंटू नीटा। कुछ कटता है, पाई से पाई कैंसिल, 2 3 और कुछ, एक आर से एक आर, वी टी इज इक्वल टू 2/3 3 जा 9, क्या रह गया ऊपर, आर क्यूब, एक कट गया है तो आर स्क्वायर जी डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज डिवाइड बाय क्या रह गया नीटा। इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी आ गई, ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है भाई। अब देखें वी टी किस पे डिपेंड करती है, देखें ध्यान से, वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लिखेंगे ये बात बतानी है कि वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है, और वी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और रेडियस के ये क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यही होता है, जितना गाढ़ा होगा वेलोसिटी उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो ये रहता है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा जी ये आपका काम रहता है जिसमें स्टोक लॉ पढ़ते हैं और स्टोक लॉ के बाद टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, पहले स्टोक लॉ निकलेगा फिर वेलोसिटी निकलेगी। तो कोई भी पार्टिकल जब इसके अंदर जाता है ना तो इतनी वेलोसिटी से जाता है, इतनी वेलोसिटी से। अब देखो अगर मान लो हमें किसी लिक्विड की वेलोसिटी निकालनी, वाटर की निकालनी है, तो वाटर के अंदर जो बॉडी हमने डाली है उसकी डेंसिटी चाहिएगी, बस उसके डेंसिटी का कंपैरिजन कर दो, जो बॉडी ली है उसकी स्फीयर की रेडियस रख दो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी 9.8 और उसकी विस्कोसिटी, तो क्या आ जाएगी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा कोई कांच का बीकर हो तो, है कोई स्कूल में अगर कोई हो तो ले आओ।